फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे जो कि क्लास 12 की एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्या है? फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, यानी गोलीय और दर्पण पर अपवर्तन का सूत्र। इसको हम निकालेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे और ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग स्फेरिकल सरफेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए उसको पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आप लोग ये जो ए बी है ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। ए बी स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। और इसको हम लोग किससे? पी से डिनोट करते हैं। फिर तो हुआ पोल। और ये स्फेरिकल सरफेस किसी न किसी स्फेरिकल का कटा हुआ भाग है, यानी कि एक पार्ट है। यानी कि मान लीजिए कि यही एक गोला है और इसी का ये कटा हुआ भाग, यानी कि ये ए बी जो है इसी का कटा हुआ भाग है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। मान लीजिए कि सेंटर यही है, उसको सेंटर यही है, तो उसमें ये स्फेरिकल सरफेस में मान लीजिए यही सेंटर है और इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेरिकल सरफेस में इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने सी से डिनोट किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जिस स्फेरिकल सरफेस का ये भाग होता है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होती है, नहीं कोई ना कोई रेडियस भी होता है। तो स्फेरिकल सरफेस में रेडियस को क्या कहते हैं? उस रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी जो दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा, यानी कि सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। और ठीक है, इसके एक और हमें बेसिक आइडिया, इमेज बनाने के बारे में बेसिक आइडिया जानना होगा कि स्फेरिकल सरफेस पे इमेज कैसे बनता है। स्फेरिकल सरफेस पे इमेज ऐसे बनता है कि जो वस्तु हमने लिया है, यानी जो ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलती है। एक रेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाती है और एक रेज जो होती है स्फेरिकल सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट होती है और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे जो रे निकल जाती है, वो रे दोनों रेज जहाँ कट करती है वहाँ पे इमेज बन जाता है। जैसे हम लोग फिगर में देख लेते हैं कि ये देखिए, बहुत ही पॉइंट के आकार का एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है। इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगी। एक रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी, जिसको हम लोग सी से डिनोट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी। और एक रे जो जाती है स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से एक रे जाएगी और इस स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी। इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। और जब ये हमारा देखिए ये रेयरर मीडियम है। जब प्रकाश की रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो चलिए हम लोग ऐसे रिफ्लेक्ट होगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग ये जानना हो कि अभिलंब कहाँ है? नॉर्मल। अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये नॉर्मल कहाँ है? सबसे पहले ये जानना होगा। तो आप लोगों को नॉर्मल की परिभाषा क्या होती है? नॉर्मल की डेफिनेशन यही होता है कि जो दोनों मीडियम यानी कि रेयर और डेंसर को अलग करता है, उस पृष्ठ पे जो परपेंडिकुलर होता है वही तो नॉर्मल होता है। तो यानी कि ये जो स्फेरिकल सरफेस ए बी है, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही नॉर्मल होगा। तो आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी स्फेरिकल का कटा हुआ भाग है। जो ये कर्वेचर ए बी है, किसी न किसी स्फेरिकल का कटा हुआ भाग है। तो मान लीजिए ये ए बी का ही ये इसी स्फेरिकल का जो ए बी है कटा हुआ ये भाग है। ठीक है, तो क्या होता है कि स्फेरिकल है, किसी भी स्फेरिकल पर उसकी जो रेडियस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये तो रूल है कि किसी भी स्फेरिकल पर जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि अपने सर्क्यूटेंस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि हम लोग का जो ये ए बी है वो किसी ने इसी, मान लीजिए इसी गोले का कटा हुआ ये भाग हो तो उसका भी कोई रेडियस होगा। और रेडियस को इसमें क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो ए बी स्फेरिकल सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कई बना सकते हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, यानी कि एक वक्रता त्रिज्या ये है, एक वक्रता त्रिज्या ये है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें अभिलंब नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल यानी कि अभिलंब यहाँ चाहिए। जहाँ पे प्रकाश की रे रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मीडियम में जा रही है वहाँ पे हमें
रेडियस ऑफ वहाँ पे अभिलंब यानी कि नॉर्मल की ज़रूरत है। तो यानी कि जो ये सी और एम है, हमने इस पॉइंट को एम माना है, ठीक है। जो सी और एम है इसी को हम सी एम जो है इसी को हम लोग क्या नॉर्मल मान सकते, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इन दोनों पॉइंट दोनों मीडियम को जो अलग करता है उस पे परपेंडिकुलर होता है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पृष्ठ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यही हम लोग क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। हमने तो नॉर्मल ढूंढ लिया, ये है आपका नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। तो जब प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि प्रकाश से जा रही है रेयर से डेंसर, या रेयर से डेंसर जा रही थी, अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर थोड़ा ऐसे ये झुक जाएगी, इसका मान थोड़ा ऐसे था, लेकिन क्या ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन का नियम होता है। और हमने पढ़ा, अभी हमने समझा है कि इमेज कैसे बनता है। इमेज वैसे बनता है कि जो एक रेज, जो ऑब्जेक्ट से एक रेज जाती है तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाती है, और एक रेज जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सीधे निकल गई है रेज, वो दोनों जहां कट करती है वहां इमेज बन जाता है। तो देखिए ये क्या है, यही है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे, यही है। अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मिल रही है, और ये जो हमने एक प्रकाश की है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग इसको लेके गए हैं, ये दोनों कहाँ यहाँ पे कट कर रही है, इमेज आपका यही बनेगा। तो पता चलेगा कि इमेज यहाँ बनेगा। तो चलिए ये तो पता चल गया, और चलिए हम लोग इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टेड एंगल ये दोनों की देखते हैं वो कहाँ बन रहा है। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल, हमने कहा था ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच के बने एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और ये नॉर्मल है। और रिफ्रेक्टेड रे जो यही है, तो है रिफ्रेक्टेड रे यही है ना, और इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आके कट कर रही है, यानी कि रिफ्रेक्टेड रे ये है और नॉर्मल ये है, इन दोनों के बीच के बने एंगल को क्या कहेंगे, रिफ्रेक्टेड एंगल कहेंगे, यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। और ये भी तो ये सीधे निकल गए, ये है, और ये क्या, ये नॉर्मल है, यानी ये भी तो आर ही होगा, क्योंकि यही तो रिफ्लेक्ट होकर उस मीडियम में गई है, तो ये भी रिफ्रेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, यानी कि दोनों ये भी क्या होगा, आर होगा। यानी कि आई और आर तो हमने वो क्लियर कर लिया कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे कहाँ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ बनेगा। चलिए कुछ हम अपने इस डेरिवेशन के अनुसार कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे डेरिवेशन करने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले हमने एक ये एंगल माना है अल्फा, और ये एंगल माना है बीटा, और ये एंगल माना है थीटा, और हमने एक इस परपेंडिकुलर लाइन सीपी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और इसको हमने क्या यहाँ क्यू माना है, और ये एम हमने पहले ही मान लिया, ये हमने पहले से किया हुआ है। और ठीक है, अब मतलब देखिए ऑब्जेक्ट से थ्रू की डिस्टेंस को हमने यू माना है, ठीक है, और इमेज से थ्रू की पोल की दूरी को हमने क्या माना है, v माना है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को हम लोग क्या माना है, r माना है। तो ये तो रही दूरी, डिस्टेंस हमने मान लिया। चलिए हम लोग डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को यही फार्मूला लाना है, यानी कि यही फार्मूला प्रूव करना है। तो इसमें समझ लेते कि एक एक चीज है क्या। ये जो है म्यू क्या है, म्यू पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग क्या 1 और 2 कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग आसानी के लिए यहाँ पे क्या म्यू मान ले रहे हैं। और ये जो आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये आपको दिख रहा हो कि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये वी क्या है, जो इमेज है उससे उसकी दूरी यानी कि उसकी डिस्टेंस है, और सबको पता चल गया और क्या क्या है। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो रेडियस AB है इसका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए इसके सारे एंगल्स बहुत ज्यादा छोटे होंगे, यानी अल्फा बीटा थीटा और I और R ये एंगल्स सारे बहुत ज्यादा छोटे होंगे। और ये Q जो है P के बहुत ज्यादा नजदीक भी होगा, Q जो है P के बहुत ज्यादा नजदीक होगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ने पर हम Q की जगह P भी ले सकते हैं। आगे डेरिवेशन में आवश्यकता अनुसार हम Q की जगह P भी ले सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया। चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं, यानी कि सपोज दैट P is the pole of a spherical concave surface, यानी मैंने शॉर्टकट में स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस को ऐसे लिखा है, स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस ए बी का हमने क्या P को हमने क्या पॉइंट मान लिया, इसको मान लीजिए, इसको कैपिटल P से P हमने मान लिया। चलिए इतना तो हमने अपने से मान लिया। अब चलिए हम स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ आप लोग जानते होंगे क्या होता होगा। चलिए स्नेल लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल लॉ होता है इंसिडेंट एंगल का साइन। इंसिडेंट एंगल क्या है? यही है ना। इंसिडेंट एंगल का साइन क्या होता है? इंसिडेंट एंगल का साइन रिफ्रेक्टेड एंगल का साइन। रिफ्रेक्टेड एंगल ये है, रिफ्रेक्टेड एंगल का साइन का रेशियो किसके इक्वल होता है? पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है? हमने म्यू माना है। यानी कि 1 और 2 जो हम लिखते थे उसको हमने क्या म्यू मान लिया ताकि डेरिवेशन में हमको आसानी हो। इसको हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसका एंगल बहुत ज्यादा, इस सारे का एंगल बहुत ज्यादा छोटा है। और एंगल छोटा होने का मैथ का एक फार्मूला होता है कि जब एंगल छोटा होता है तो उस एंगल का साइन उस एंगल के नियरली इक्वल टू हो जाता है। आई मीन साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई और साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर। ये मैथ का फार्मूला होता है कि जब एंगल बहुत ज्यादा लेस हो तो उसका साइन उस एंगल का साइन उस एंगल के नियरली इक्वल टू हो जाता है। यानी कि उस फार्मूले से हम लोग कह सकते हैं कि साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई और साइन आर इज नियरली इक्वल टू आई। तो चलिए इसकी हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन आई की जगह आई रख लेंगे और साइन आर की जगह आर रख लेंगे। यानी कि आई अपान आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है याद रखिए? पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या दिख रहा है कि अगर आई और आर यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए हम आई और आर की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमको समझ लो कि आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे MOC। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? MOC में दिख रहा होगा जो आपका थीटा है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बहिष्कोण है। किस ट्राइंगल का बहिष्कोण है? MOC का जो थीटा है वो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बहिष्कोण है। और एक्सटीरियर थ्योरम क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल दूर के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि फ्रॉम हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल क्या? MOC। इन ट्राइंगल MOC किस कौन सा हम लोग एक्सटीरियर थ्योरम लगा रहे हैं? एक्सटीरियर थ्योरम फ्रॉम एक्सटीरियर थ्योरम क्या होता है? एक्सटीरियर थ्योरम कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों इंटीरियर थ्योरम दूर के इंटीरियर थ्योरम के अंदर के दोनों जो आंतरिक कोण होते हैं जो दूर के होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है, जो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या है? थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंदर कोण क्या है? एंगल क्या है? अल्फा और आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल और अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस इंसिडेंट एंगल। यानी कि हम आई की वैल्यू से निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू निकल गई। अब चलिए फ्रेंड्स हम आर की वैल्यू निकालते हैं। और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल MIC। क्या? ट्राइंगल MIC। ये देखिए ये ट्राइंगल जो MIC, ये ट्राइंगल हमें लेना होगा। फिर से आप लोग देखिए फिर से C क्या है? एक
एक्सटीरियर एंगल फिर से हमारा ये बहिष्ठ कोण जो थीटा फिर से बहिष्ठ कोण हो रहा है। और एक्सटीरियर थ्योरम क्या कहता है कि अंदर के जो दूरस्थ जो दोनों अंदर के दूरस्थ कोण यानी कि आर और बीटा है वो थीटा के वो सम उसका सम थीटा के बराबर होगा। यानी कि फिर से हम लोग इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फिर से इन ट्रायंगल MIC, ट्रायंगल कौन सा MIC, इन ट्रायंगल MIC फ्रॉम कौन सा हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, एक्सटीरियर थ्योरम यानी कि बहिष्ठ कोण प्रमेय। एक्सटीरियर थ्योरम से क्या होगा कि फिर से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर प्लस बीटा, यानी कि अंदर के दोनों कोणों के दूर के अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा जो थीटा, ये क्या है बहिष्ठ कोण प्रमेय है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो फिर से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। तो ये भी हम लोग आई और आर दोनों की वैल्यू निकल गई। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 में आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए putting the value of I and R in equation किस वाले में, इन इक्वेशन 2 में हम लोग आई आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या है थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और म्यू को मैं ऐसे छोड़ देंगे और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू थीटा माइनस बीटा है, यानी आर की वैल्यू ब्रैकेट में कर देंगे थीटा माइनस बीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम थीटा अल्फा और बीटा इन तीनों की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा ये जो अपवर्तन का सूत्र है वो निकल आएगा। तो चलिए हम थीटा अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के लिए हमने पीछे बताया था कि एंगल बहुत ज्यादा छोटा, एंगल थीटा अल्फा और बीटा सारे एंगल्स के बहुत ज्यादा छोटे, थीटा बीटा और अल्फा भी तीनों भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। और ये मैथ का फार्मूला होता है कि कोई एंगल बहुत छोटा होता है तो अपने टेंजेंट के नियरली इक्वल टू हो जाता है, यानी कि थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, क्या टेन थीटा। और इसी प्रकार अल्फा भी हो जाएगा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेन अल्फा। और ये बीटा इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा। ये क्या मैथ का फार्मूला होता है कि जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो तो अपने टेंजेंट के इक्वल हो जाता है, यानी थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेन अल्फा और बीटा इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा। तो चलिए इतना तो हमने कर लिया, पर अब हमें क्या निकालना है, हमें टेन थीटा टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल MCQ लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल MCQ, ठीक है। और MCQ में आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि MQ अपॉन CQ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MQ अपॉन CQ। चलिए हम साइड में तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो MQ अपॉन CQ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस MQ अपॉन CQ। तो tan थीटा इज इक्वल टू MQ अपॉन CQ, ठीक है। इसी प्रकार हम चलिए tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। tan अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल MOQ, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा जो हमारे ये वो कोण है, एंगल है वो अल्फा है। और अल्फा के सामने वाले को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि MQ परपेंडिकुलर है और OQ बेस है। और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि MQ अपॉन OQ, यानी कि फिर से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MQ अपॉन बेस क्या है, OQ, यानी MQ अपॉन OQ। इसी प्रकार चलिए हम tan बीटा भी निकाल लेते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल MIQ। ट्रायंगल कौन सा, MIQ।
क्यू, सॉरी ट्रायंगल एम आई क्यू आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल एम आई क्यू लेंगे और एम आई क्यू में देखिए बीटा है, ये जो है बीटा है और बीटा के सामने वाले को फिर से परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको क्या आई क्यू को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एम क्यू अपॉन आई क्यू, यानी परपेंडिकुलर क्या है एम क्यू है और इसमें बेस क्या है आई क्यू है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ठीक है, ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। तो चलिए वैल्यू निकाल ली, तो अब हम चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर थर्ड में पहले हम लोग वैल्यू रख लेते हैं थीटा अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू फिर से टेन थीटा माइनस टेन बीटा, ये होगा ठीक है। और हमने टेन थीटा टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू पहले यहाँ पे निकाल रखी है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एम क्यू अपॉन सी क्यू, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू लिख देंगे एम क्यू अपॉन सी क्यू और टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, एम क्यू अपॉन ओ क्यू, एम क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू म्यू, ऐसे ही रहने देंगे। फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एम क्यू अपॉन सी क्यू, यानी कि एम क्यू अपॉन सी क्यू और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एम क्यू अपॉन आई क्यू, उसको भी रख लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एम क्यू अपॉन आई क्यू, ये इसकी हमने वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए दोनों ओर से हम क्या एम क्यू को कॉमन आउट कर लेते हैं, यानी एम क्यू कॉमन कर लिए, कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन सी क्यू माइनस वन अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू, चलिए म्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और एम क्यू कॉमन भी ले लेते हैं। तो म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, म्यू अपॉन सी क्यू माइनस म्यू अपॉन आई क्यू, हमने क्या एम क्यू को कॉमन भी कर रखा है, यानी कि एम क्यू कॉमन कर लिया और म्यू का मल्टीप्लाई कर लिया। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से एम क्यू और एम क्यू कटते आप लोगों को नजर आ रहा हो, यानी कि एम क्यू और एम क्यू कट जा रहा है, ठीक है। तो चलिए एम क्यू और एम क्यू कट जा रहा है, तो चलिए हमारे पास जगह तो नहीं है तो हमें कुछ इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए हमको इसकी अभी जरूरत नहीं, तो इसको चलिए इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर लिए और हम लोग अब क्या इसको यहाँ पे चलिए क्या क्या बच रहा है उसको लिखिए, बच रहा है वन अपॉन सी क्यू माइनस, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ओ क्यू रहा, हमें गलती से कर दिया, देखिए यहाँ पे ओ क्यू रहेगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, क्या बचा फिर वन अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन सी क्यू माइनस म्यू अपॉन आई क्यू, इतना आपका क्या इतना बच रहा है, ठीक है। तो हमने पहले शुरुआत नहीं बता दी, इसका जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए सारे एंगल्स भी छोटे होंगे और ये क्यू बहुत ज़्यादा पी के नज़दीक होगा, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम क्यू की जगह पी भी लिख सकते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं और इस डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए क्यू की जगह हम क्या पी को यूज़ करेंगे, चलिए हम क्यू की जगह पी को रख देते हैं। तो वन अपान क्या हो जाएगा, सी पी माइनस वन अपान ओ पी इज इक्वल टू म्यू अपान सी पी माइनस म्यू अपान आई पी, ठीक है, हमने वैल्यू रख दी। चलिए अब हम आई पी सी पी ओ पी इस सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी पी क्या है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सी पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी पी आपको दिख रहा होगा, सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि क्या है आर, जो हमने पहले ही बता रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सी पी है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और ये क्या है, ये आपको स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है, और कॉन्केव सरफेस में जो दूरी यानी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो हमेशा माइनस में मेजर की जाती है, ठीक है, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि जो आर है ये माइनस आर होगा, यानी कि सी पी इज इक्वल टू आर, तो डिस्टेंस है लेकिन माइनस में मेजर करेंगे क्योंकि हमने कौन सा सरफेस लिया, कॉन्केव सरफेस लिया है, तो इसलिए सी पी इज इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा। वैसे ही ओपी निकाल लेते हैं। ओपी क्या है, ओपी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच यानी कि क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हमने किससे डिनोट किया, यू से डिनोट किया, और ये भी क्या कॉन्केव सरफेस है, यानी सारी दूरियों को हम लोग माइनस में मेजर करेंगे, यानी कि यू भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस यू, और ये सी पी ओ पी निकाल लिए, और हम लोग क्या निकालेंगे, आई पी निकालेंगे, आई पी। तो आई पी क्या है, आई पी ये जो इमेज है, इमेज से पोल की दूरी, इतनी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, वी कहते हैं, वी, और इसको भी माइनस में लेंगे क्योंकि स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस से सारी दूरी माइनस में मेजर की जाती है, यानी कि वस्तु की दूरी को हमने इमेज की दूरी को हमने वी से लिखा, और ये वी की ये डिस्टेंस है वी, लेकिन माइनस में मेजर करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी।
चलिए इस वैल्यू को हम इस पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/CP की वैल्यू क्या है -R और माइनस 1/OP, OP की वैल्यू क्या है -U, ये -1/-U, उसको ब्रैकेट कर देंगे इज इक्वल टू म्यू अपान, और ये क्या है CP, CP की वैल्यू क्या है -R, यानी कि -R और माइनस म्यू अपान IP की वैल्यू क्या है -V है, -V, इसको क्या हम ब्रैकेट कर लेते हैं, चलिए हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/-R और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/U इज इक्वल टू म्यू अपान R माइनस रहेगा और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस म्यू अपान V हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम क्या लाना है उसके हिसाब से उसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये अगर इसको इस इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू अपान R और फ्रेंड्स कुछ, हाँ ये V है, नहीं गलत हो गया, चलिए म्यू अपान V उसी साइड रहने देते हैं, म्यू अपान V और ये जो माइनस 1/U कर लेते हैं, 1/U माइनस 1/U, इसको इधर ले, इसको हम लोग इधर लेके जा रहे हैं, तो -1/U इज इक्वल टू, और देखिए इसको यहीं पे छोड़े हम लोग, तो म्यू अपान V, और इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, तो -1/U हो जाएगा। और ठीक है, और क्या क्या बच रहा है, बच आपका रहा है एक ये बच रहा है, यानी कि इस साइड में हमको इस साइड में सब कुछ लेके चले गए, अब इस साइड में हमको लेके आना है, तो ये -1/R पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा हुआ है, और इस साइड में इसको लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू अपान R, तो क्या होगा म्यू अपान V माइनस 1/U इज इक्वल टू R को हम कॉमन आउट कर लेंगे, R को लॉस कर लेंगे, तो -1, यही हमको क्या लाना था। देखिए आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है, अच्छा हमने थोड़ा गलत वहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे V रहेगा और यहाँ पे U रहेगा, इसके लिए आप दिल से सॉरी मांगते हैं, यहाँ पे V और यहाँ पे U रहेगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए गलती हो गई, हमको यही प्रूफ करना था, और देखिए ये हमने ला दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ अगर आपके लिए थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।